Hello students, hope you all are doing good. So I am Professor Dipali Jain. So welcome to the lecture number 25 of your subject operating system and lecture number 1 of your unit 3 and 4. I combined both units together 3 and 4 as both units are before having the common name in GTU as concurrency and inter-process communication before having the common name in GTU syllabus, but last year in new syllabus GTU divided both units in two separate parts as unit 3 and unit 4. Concurrency is separated and inter-process communication IPC also separated from the syllabus. So I covered all the topics commonly both the units together because still both units have the common topics as well as the concept. So let's see the syllabus. What are the topics common in both the units? As you can see, the mutual exclusion in unit 3 and in unit 4 also the mutual exclusion is present, right? आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये सेम जो टॉपिक है. यहाँ पर मॉनिटर्स लिखा है तो यहाँ पर भी मॉनिटर्स है और आपको यहाँ पे सेमाफोर्स दिख रहे होंगे तो यहाँ पर भी सेमाफोर्स का टॉपिक है. तो दोनों जो यूनिट्स है दोनों के टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट जो हैं वो सेम हैं, दोनों एक ही यूनिट है. बट जीटीयू ने लास्ट ईयर, आई एम रिपीटिंग अगेन कि जीटीयू ने लास्ट ईयर दोनों यूनिट्स को डिवाइड कर दिया था न्यू सिलेबस बनाने के टाइम पे. तो मैं दोनों यूनिट्स के टॉपिक्स एक साथ रन कर रही हूँ क्योंकि दोनों यूनिट्स के जो टॉपिक है एक दूसरे से को रिलेटेड है, राइट. तो ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में आपका कितना परसेंट वेटेज कंप्लीट होगा? एज यूनिट 3 जो कॉन्करेंसी है उसका मॉड्यूल वेटेज है 8%, राइट. और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो आईपीसी यूनिट है यूनिट 4 उसका मॉड्यूल वेटेज है 15%. सो टोटल आपका जो मॉड्यूल वेटेज कंप्लीट होगा 8 + 15 = 23%, राइट. और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिट्स जो है कंबाइंडली बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज गेट का जो सिलेबस है उसके अंदर ये यूनिट का जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है, राइट. तो आपको इन दोनों यूनिट्स को मिला करके जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं कंबाइंडली, तो टोटल 11 टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइक टॉपिक 1 है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और इंट्रोडक्शन टू आईपीसी, राइट. तो उसमें कॉन्करेंसी भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा. देन रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस है, बाउंडेड वेट है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल्स है, नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड स्पीड. तो ये जो सारे टॉपिक्स आपको 11 टॉपिक्स दिख रहे हैं, राइट, वो सारे टॉपिक्स जो है वो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की क्या है, आउटलाइन है. ओके, सो आई विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स, राइट. So let's see the topic 1, that is process synchronization or introduction to IPC. IPC that means inter process communication, right. तो ये यूनिट क्यों बनानी पड़ी? जो नाम आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि दो प्रोसेस के बीच के कम्युनिकेशन को लेकर के ये पूरा टॉपिक बना हुआ है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस है, यानी कि आपके पास में दो प्रोसेस है, मैं आपको पहला उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस पूरी स्लाइड से गो थ्रू करवाऊंगी, राइट. तो ये टॉपिक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन. अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू में जनरली क्या होता है, दो प्रोसेस एक साथ रन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा. मल्टीपल प्रोसेस यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम फॉलो करते हैं. तो जब प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन होता है, राइट, तो उस टाइम पे प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस अकर्स होती है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो सारा कौन सी यूनिट के अंदर कवर होता है? आईपीसी, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन की ये मैकेनिज्म है. सो लेट्स सी द स्लाइड. आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी रेफर्स टू ए मैकेनिज्म. ये एक ऐसी मैकेनिज्म होती है वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ वेरियस प्रोसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ये मैकेनिज्म ऐसी बनाई गई थी जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है बहुत सारे प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करना विथ ईच अदर, राइट. दिस इन्वॉल्व्स द सिंक्रोनाइजिंग. इसमें हमको क्या करना होता है कि बहुत सारे प्रोसेस को अगर हमको अलाउ करना है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, तो हमको क्या करना पड़ता है? सिंक्रोनाइजेशन. तभी इस टॉपिक का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट.
तो सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो सिंक्रोनाइज का मीनिंग क्या होता है? द रिलेशन दैट एग्जिस्ट व्हेन थिंग्स अकर एट द सेम टाइम। सिंक्रोनाइज करना मतलब जो दो प्रोसेस एक साथ एक ही टाइम पे अगर रन होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो यहाँ पर आप स्टडी करोगे सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। देयर एक्शन एंड मैनेजिंग द शेयर्ड डेटा, कि वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से डेटा को शेयर करते हैं, राइट? कैसे मैनेज करते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा को। आईपीसी, तो आपको यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, राइट? और इसका मीनिंग जो है आईपीसी का वो क्लियर हुआ होगा। नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्यों सिंक्रोनाइजेशन की हमको ज़रूरत पड़ी थी, राइट? सो इट इज़ नीडेड एज 2 टाइप्स ऑफ मोड्स रनिंग जनरली इन द प्रोसेस। आपको पता होगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे पुराने, तो राइट उसमें क्या होते हैं, 2 मोड हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है सीरियल मोड और एक दूसरा होता है पैरेलल मोड। सीरियल मोड जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जब तक वो ख़त्म नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता, तब तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरियल मोड। If one process is running, then another process will not start or run until first process terminated, जब तक कि फर्स्ट प्रोसेस आपका टर्मिनेट नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में क्या होता है कि उसको हम एक एक करके कस्टमर जो है यूज़ करते हैं। जब तक एक पर्सन का ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए वो मोड कौन सा होगा जिसमें हम एटीएम मशीन में काम करते हैं? वो होता है सीरियल मोड, यूज्ड 1 by 1 एट ए टाइम। ओके, तो इस तरह से जो मोड होता है उसको बोलते हैं अपन सीरियल मोड। और जब हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो एक प्रोसेस का रनिंग होना और दूसरे प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होना, वो होता है आपका सीरियल मोड। लेकिन बात करते हैं अपन किसकी? पैरेलल एग्जीक्यूशन की, पैरेलल मोड की। जो पैरेलल एग्जीक्यूशन सिस्टम होते हैं, जो अभी के सिस्टम है हम जो करंटली यूज़ करते हैं, राइट, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के ऊपर यूज़ करते हैं, तो टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो उनका होता है यूज़ करने का। तो हम वहाँ पे ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो हो सकता है, बल्कि एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस यानी कि मल्टीपल प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं और रन हो रहे होते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस होने पर हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि उसमें से कुछ प्रोसेस जो है वो होते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस और कुछ उसमें से होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस, राइट? तो अभी जो मैंने आपको थियरी एक्सप्लेन की है, लेट्स सी इन द लाइंस कि पैरेलल मोड में क्या होता है। जो भी हमारे करंट सिस्टम्स है, इन करंट सिस्टम्स वी आर यूजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, राइट, जो आप ऑलरेडी यूनिट के अंदर पढ़ चुके हो प्रीवियस सेकंड यूनिट में कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। एंड ऑल्सो टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, कि वो टाइम भी शेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, बट इन दिस वी कैन नॉट गिव गारंटी दैट वन प्रोसेस विल रन एट ए टाइम। कि हम जब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो रन होगा, बिकॉज ऑल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट और रन एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस जो है वो रन होते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, राइट? एंड द प्रॉब्लम ऑल्सो अकर एज सम प्रोसेसेस आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस इन दैट। अभी कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है और इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट? सो सिंक्रोनाइजेशन नीडेड व्हेन, कब हमको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ी थी? बेसिकली पैरेलल मोड के अंदर ही जरूरत पड़ती है, जो भी हम करंटली यूज करते हैं, राइट? सो सिंक्रोनाइजेशन नीडेड when multiple process execute concurrently at the same time in parallel mode and sharing some system resources, कि वो concurrently यूज करते हैं at the same time किसके अंदर? पैरेलल मोड के अंदर। और सम सिस्टम रिसोर्सेस, और सिस्टम के जो रिसोर्सेस है ऑब्वियसली वो एक साथ वर्क कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वो सिस्टम के रिसोर्सेस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। टू अवॉइड द इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स, क्या होता है? क्योंकि इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं? अकर होते हैं जब ऐसी सिचुएशन अपने सामने अकर होती है। ओके, तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी कि ये टॉपिक जो है वो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। क्योंकि जो पहले प्रोसेस थे वो कौन से मोड में काम करते थे? सीरियल मोड में, कि जब तक एक प्रोसेस काम करता है दूसरा प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करता था, राइट? तो वो मोड होते हैं सीरियल मोड्स। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एटीएम मशीन जो है वो सीरियल मोड के अंदर वर्क करती है कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है एक पर्सन का, यानी कि एक कस्टमर का, उसके बाद दूसरा पर्सन आता है। लेकिन अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस में
करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में करते हैं, राइट, जो पैरेलल मोड के अंदर वर्क करने वाले सिस्टम से, राइट। तो उस टाइम पर जो प्रोसेस का कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ये यूनिट बनाई गई है, इसमें टॉपिक्स बनाए गए हैं, टर्म्स बनाई गई है, वो सारा आपको इस यूनिट के अंदर स्टडी करने को मिलेगा। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और इंट्रोडक्शन टू आईपीसी जो आपका फर्स्ट यूनिट, ये जो यूनिट का टॉपिक है वो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। ओके, सो लेट्स सी द अनदर स्लाइड। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और इंट्रोडक्शन टू आईपीसी जो आपका टॉपिक चल रहा है 1, वो भी कंटिन्यू है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से। ऑन द बेसिस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेसेस आर फॉलोइंग 2 टाइप्स, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। जो मैंने वो टर्म यूज़ की है कि जो पैरेलल मोड में प्रोसेस होते हैं वो कौन से नेम से प्रोनाउंस होते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कौन सा होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस, राइट, कि ऐसे प्रोसेस जिसके एग्जीक्यूशन का दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, नहीं डालता है वो कोई इफेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस, राइट। Now let's see the cooperative process, second type of process. Execution of one process affects the execution of other processes. तो जब हम cooperative processes के ऊपर वर्क करते हैं तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो रही थी, इसीलिए हमको टॉपिक डिज़ाइन करना पड़ा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और यू कैन से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेस इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस बिकॉज कोऑपरेटिंग प्रोसेस शेयर समथिंग बिटवीन देम एज, क्योंकि कोऑपरेटिव प्रोसेस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपस में क्या करते थे, शेयर करते थे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स, कॉमन वेरिएबल शेयर कर रहे थे। दूसरा मेमोरी और बफर, वो सेम मेमोरी शेयर करते हैं। कोड है वो कोई कॉमन कोड होता है। रिसोर्सेज, जैसे 2 प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हैं तो एक सीपीयू के अंदर तो वो प्रिंटर को शेयर करता है, कोई स्कैनर को एक साथ शेयर करता है, तो हार्डवेयर्स को एक साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो उस टाइम पे इनकंसिस्टेंस यानी कि इनकंसिस्ट रिजल्ट जो थे, डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट जो थे वो अकर होते थे, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आपका डिज़ाइन किया गया। तो जब आप एग्ज़ाम में आंसर राइट करो, लिखो, इन द सेंस कि आपको पहले आईपीसी की डेफिनेशन लिखनी है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऐसी मैकेनिज्म होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ करती है वेरियस प्रोसेस को टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। फिर इसके लिए हमको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कम्युनिकेट करवाने के लिए। फिर सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग जो है आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्यों हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे पास में 2 मोड होते थे, एक होता था सीरियल मोड, एक होता है पैरेलल मोड। अभी जो हम वर्क करते हैं वो होता है पैरेलल मोड के अंदर, तो आपको ये सारा उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट पैरेलल मोड में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, तो प्रोसेस जो है वो 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस। लेकिन हम जो भी काम करते हैं अभी जनरली किसके लिए करते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए। कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल्स है, मेमोरी है, कोड है, रिसोर्सेस है, वो 2 या 3 प्रोसेस आपस में शेयर करते हैं। तो एक टाइम पे अगर एक ही प्रोसेस जो है यूज़ करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, रिजल्ट अच्छे से आता है। तो बाकी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट कैसे अकर होता है, यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड और इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया हो। ये यूनिट का इंट्रोडक्शन है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आपको दोनों साथ में ही स्टडी करने हैं इसीलिए। और ये जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, टॉपिक 1 टू टॉपिक 11 तक के, राइट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, ओके, तो ये सारे टॉपिक्स आपको जो हैं वो कंटिन्यू स्टडी करने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट अगर अकर होते हैं तो किस तरीके से होते हैं। सो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एग्जाम में लिख करके आना है जब आप इसको एक्सप्लेन करो। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो भी है रेस कंडीशन, जो अलग से जीटीयू में आस्क होता है, रेस कंडीशन, राइट। तो आपको जो एग्जाम्पल मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो सेम एग्जाम्पल उसमें भी लिख करके आना है। So the following illustration shows how inconsistent results may be produced if multiple processes execute concurrently without any synchronization। कि अगर हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते हैं, अगर ये हम टॉपिक नहीं बनाते, तो किस तरीके से 2 प्रोसेस के बीच में इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आता था, राइट। तो ये एग्जाम्पल से आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो है वो हैंड रिटन एक्सप्लेन किया है, प्लस उसकी थियोरी भी आगे एक्सप्लेन की है। सो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर दो प्रोसेस आपको दिख रहे होंगे, P1 और P2, राइट। तो टू प्रोसेसेस P1 एंड P2 आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पर P1, साथ में कौन सा वर्क कर रहा है, P2 प्रोसेस। बोथ द प्रोसेसेस शेयर ए कॉमन वेरिएबल नेम्ड शेयर्ड हैविंग इनिशियल वैल्यू एट इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच में कॉमन वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम क्या है, शेयर्ड। यानी P1 और P2 आपके कैसे प्रोसेस हो गए, कोऑपरेटिव प्रोसेस, और दोनों क्या शेयर कर रहे हैं, शेयर्ड नाम का वेरिएबल जो है वो शेयर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या इनिशियली 5 है। ओके, जिसकी वैल्यू क्या डिक्लेयर हुई है इनिशियली, इंटीजर शेयर्ड इक्वल टू 5। देन यहाँ पर P1 प्रोसेस है, यहाँ पर P2 प्रोसेस है, और दोनों क्या शेयर कर रहे हैं, वेरिएबल। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं वो आपस में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं, लाइक वेरिएबल्स है, मेमोरी है, कोड है और रिसोर्स है। तो यहाँ पे क्या शेयर कर रहे हैं, वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, शेयर्ड। ओके, शेयर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, तो प्रोसेस P1 ट्राइज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x और P2 ट्राइज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा x प्लस प्लस है तो y माइनस माइनस है। तो यानी कि x जो है शेयर्ड की वैल्यू किस में पास होगी, x में। तो x तो इंक्रीमेंट करने का ट्राई करेगा और y किसका करेगा, डिक्रीमेंट करने का। तो ये वर्क कैसे करता है, लेट्स सी द थियरी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनी प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर है और उसमें जो जनरली हमारे लैपटॉप में होता है, जनरली इन आवर लैपटॉप और मोबाइल, वी हैव यूनी प्रोसेसर मीन्स ओनली वन प्रोसेसर कैन रन एट ए टाइम। Now P1 and P2 from both we can run any one first because both are came at the same time। दोनों में से कोई सा भी एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं एट द सेम टाइम। बट हम यहाँ पर जो है जब सॉल्व करेंगे तो अब एज्यूम करेंगे कि हम किसको पहले सॉल्व कर रहे हैं या किसको पहले रिसोर्स अलोकेट हो रहा है। सेम टाइम एंड CPU विल अलोकेट फर्स्ट एनी वन आइदर P1 और P2। सो लेट्स एज्यूम CPU पहले किसको अलोकेट हो गया, P1 को। ओके, किसको अलोकेट हो गया, P1 प्रोसेस को। आप यहाँ पर आ गए। द प्रोसेस कैन प्रिम्प्ट सो वन कैन इन स्लीप पोज मोड। तो आपको यहाँ पे कोडिंग में दिख रहा होगा, यहाँ पे स्लीप लिखा हुआ है, तो यानी कि वो पोज हो जाता है 1 सेकंड के लिए। तो जब आपको मैं कोडिंग अभी एक्सप्लेन करूंगी तब स्लीप मोड जो है वो पोज कर करके यहाँ पे 1 सेकंड के लिए जैसे पोज होगा, फिर किस पे चला जाएगा, P2 पे, यानी कि दूसरे प्रोसेस को जो कि रेडी स्टेट में है उसको CPU अलोकेट हो जाता है। सो इन अबाउ एग्जाम्पल P1 विल पॉज फॉर 1 सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पे इसकी कोडिंग देखिए। पहले यहाँ पर x इक्वल टू शेयर्ड, शेयर्ड की वैल्यू जो है 5 वो किस में पास हुई, x के अंदर। ओके, देन x प्लस प्लस, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की जगह पे आप कट करके अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ओके, फिर थर्ड लाइन पे जब आपका प्रोसेसर आता है कोडिंग के, तो यहाँ पर लिखा है स्लीप 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, P1 प्रोसेस पोज हो जाएगा और प्रोसेस के अंदर रेडी स्टेट में CPU चेक करेगा कि कोई और प्रोसेस अवेलेबल है क्या। तो कौन सा अवेलेबल है अभी हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर, P2। तो प्रोसेस किसको अलोकेट हो जाएगा, P2 को हमारा CPU अलोकेट हो गया। इंटीजर y इक्वल टू शेयर्ड, इसमें शेयर्ड की वैल्यू कितनी है अभी, 5 ही है, वो किसके अंदर पास हो जाएगी, y के अंदर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली दोनों के लिए हमने सेम वैल्यू जो है इनिशियलाइज की है। अब y माइनस माइनस, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की जगह पे 4 हो जाएगा, राइट। देन इसमें जब कोड थर्ड लाइन पे आएगा तो क्या लिखा हुआ है, स्लीप 1 सेकेंड। तो ये पोज हो जाएगा फॉर 1 सेकेंड और अब वापस से हमारा जो है CPU जो है वो चेक करेगा कि और कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है क्या। तो अभी हमारा जो P1 जो पोज था, राइट, वो अब किस में आ जाएगा, रेडी स्टेट के अंदर, वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कहाँ मूव कर जाएंगे, इसकी 4th स्टेप के ऊपर P1 प्रोसेस की, शेयर्ड इक्वल टू x। अब x की वैल्यू जो यहाँ पर 6 हुई थी, वो 6 वो किसको पास हो जाएगी, इस शेयर्ड वेरिएबल को, राइट। उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो x के अंदर शेयर्ड की वैल्यू अभी क्या हो गई, 6 हो गई। P1 प्रोसेस के अंदर शेयर्ड की वैल्यू 6 हो गई। इसके टर्मिनेट होने के बाद
हमारा CPU जो है फिर से चेक करेगा कि कोई और प्रोसेस अभी रेडी स्टेट में है क्या। तो इस टाइम पे जो हमारा स्लीप मोड में P2 प्रोसेस था वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा और शेयर्ड की जो वैल्यू थी y की जो वैल्यू वो किस में पास होगी, शेयर्ड, क्योंकि आपको पता है इक्वल टू के साइन कहाँ से चलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, राइट, प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर 4 थी, वो 4 जो है वो किस में पास हो जाएगा, शेयर्ड के अंदर, और देन ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कौन सा रिजल्ट आया, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। कैसे, शेयर्ड जो कॉमन वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है 6 और यहाँ पर क्या हो रही है 4। दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और शेयर्ड वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो रिजल्ट आया उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, राइट। तो एक टाइम पे इसकी वैल्यू 6 हो रही है और एक टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 4 हो रही है, और ये क्या एक तरह का लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपको इसकी जो थियोरी है मैंने पूरी एक्सप्लेन भी की है, तो मैं आपको रीड करके पूरा अच्छे से समझा देती हूँ एक बार और, ताकि आप एग्जाम में अगर चाहो तो इसको, अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रेस कंडीशन, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जनरली रेस कंडीशन, राइट। तो अगर आता है कि रेस कंडीशन को एक्सप्लेन करो तो आपको ये पूरी थियोरी जो है अच्छे से इसके अंदर एग्जाम में एक्सप्लेन करनी है। सो लेट सी द थियोरी, आप थियोरी को देखिए एक बार। Here P1 will pause but और CPU will not pause, क्योंकि CPU तो हमारा रनिंग सिचुएशन में रहता है, बिकॉज CPU will never sit in ideal situation। CPU हमेशा क्या रहता है, वर्किंग रहता है, और हमारी यही रहती है मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था तो उसमें CPU यूटिलाइजेशन में यही सीखा था कि CPU कभी भी आइडियल सिचुएशन में यानी फ्री नहीं रहता है। सो CPU विल चेक इज देयर एनी अदर प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट, पैरेलली कोई प्रोसेस और है, तो यस कौन सा था आपका P2 प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो P2 विल कम फ्रॉम रेडी क्यू टू रनिंग क्यू, तो वो रेडी से किस में आ जाता है, रनिंग क्यू के अंदर। तो आपको थियोरी को अच्छे से लिख करके आना है टू एक्सप्लेन इन द एग्जाम। दिस थिंग टेक्निकली नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, जो इस तरीके से P1 से P2 पे और P2 से P1 पे आप जंप करते हो, दो प्रोसेस के बीच में जो पैरेलली चल रहे होते हैं, वो जो टर्म होती है उसको टेक्निकली हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हियर व्हेन P1 स्लीप, जब स्लीप करता है 1 सेकेंड के लिए, देन द वैल्यू ऑफ x विल स्टोर्ड इन द PCB, जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो वो प्रोसेस की जो वैल्यू है x की वो किस में स्टोर हो जाती है, PCB में। P2 will load in the CPU and P2 will start from integer y equal to shared। तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, P2, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे ये स्लीप होता है x की वैल्यू जो है वो PCB में स्टोर हो जाती है, टेक्निकली यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे, ओके। और देन किस पे मूव कर जाता है वो, P2 पे, राइट। When the P2 will come on sleep, जब P2 स्लीप होगा तो पॉज हो जाएगा, P2 will preempt this time, तो इस टाइम पे वो बीच में लीव कर देगा। Then CPU will check again, is there any other process parallel in the running state? Then yes, P1 is there। तो आपने वो चीज़ अभी ऑलरेडी स्टडी की थी मुझसे, बिकॉज द पॉज टाइम ऑफ P1 इज completed, क्योंकि उसका पॉज टाइम क्या था, 1 सेकेंड था, जो कंप्लीट हो गया है। नाउ अगेन CPU is allocated to P1 and P1 will start from 4th। कौन सी स्टेप से स्टार्ट करता है, वो स्टेप 4th से स्टार्ट करता है, यहाँ से मूव करके इस सिचुएशन से, ओके। सो 4th एंड इट्स प्रीवियस डेटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड सेव्ड इन PCB। टिल देन द वर्क ऑफ प्रोसेस विल कंप्लीटेड, इट विल सेव्ड। सो नाउ इन प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि जो PCB है उसमें प्रोग्राम काउंटर जो है वो काउंटरिंग करता है इंस्ट्रक्शंस की, राइट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली आप और एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको पूरा अच्छे से करना है, हार्डवेयर की वर्किंग को भी साथ में। अदरवाइज ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है तो आप वैसे स्टेप्स बना करके भी लिख सकते हो। वैल्यू अगर स्टोर करोगे तो किस में करोगे, PCB के अंदर, और जो प्रोग्राम काउंटर है वो 4th इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो लोड करेगा, तो उसमें x इक्वल टू 6 पास होगा to shared, then P1 process will terminate and at this time integer shared 6 not 5। तो उस टाइम पे शेयर्ड की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, नॉट 5, जो कि पहले 5 डिक्लेयर थी। Now the control will go to the instruction 4th of P2 process और address of 4th instruction now loaded into the program counter। So now integer जो shared था उसकी अभी जो आपने वैल्यू जस्ट डाली थी वो क्या थी,
ना 5 है ना 6 है, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है, राइट। बट डू यू थिंक दिस इज राइट? क्योंकि नो, बिकॉज कैसे कि आपने एक ऐड किया, राइट, और एक आपने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आपने x में ऐड किया, फिर आपने एक क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया, राइट, और लास्ट आंसर आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। सो आंसर शुड नॉट बी चेंज्ड, और आपको क्या मिलना चाहिए था, 5 मिलना चाहिए था, रादर देन आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है शेयर्ड की वैल्यू, बिकॉज दे आर कोऑपरेटिव प्रोसेस एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द रेस कंडीशन। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, मैंने आपको बोला था कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, इसको बोलते हैं हम रेस कंडीशन, ओके। तो रेस कंडीशन का जब टॉपिक में अभी नेक्स्ट आपको जब एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको ये एग्जाम्पल भी उसके अंदर लिख करके आना है। At last the value of shared 4 rather than 5. But do you think this is right? Because we add 1, subtract 1, so answer should not be changed. But here at last value of shared is 4 rather than 5. Because they are cooperative process and this problem is known as race condition. Okay? तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या सिंक्रोनाइजेशन की यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों डिज़ाइन करनी पड़ी, जो आपकी यूनिट का नेम है बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और कॉन्करेंसी, और वी कैन से द सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि दो प्रोसेस के बीच में जब पैरेलली वो वर्क करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा P1 और P2 के बीच में, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा था। आपने 5 में एक प्लस किया और 5 में एक माइनस किया, तो आंसर पहले 5 का 6 हुआ, फिर 6 में लेस करने के बाद तुरंत 5 होना चाहिए था, जिसकी जगह हमको आंसर मिला 4। तो ये जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे थे, तो इसी को प्रॉपर वे में लाने के लिए, सॉल्व करने के लिए टॉपिक बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द meaning definition of introduction of these both units 3 and 4. Thank you students. Now in next lecture I will explain the race condition again, right. Thank you so much.